देख रहा था टीवी, इतना प्रेशर आपने दे दिया, अभी तो नहीं है, बीवी देख रहा था टीवी, आ रहा था मैच, कैसे ले लूं कैच? ये कौन सा टॉपिक आ गया बीच में भाई पढ़ते पढ़ते? देखिए बात मैं नहीं कह रही हूँ, मैं इतना प्रेशर किसी पे नहीं लाती इंक्लूडिंग मी। यहाँ पे कहा जा रहा है तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के द्वारा है, तो मैम उनको ऐसी क्या जल्दी आ गई जो गर्मी आने वाली है और वो बता रहे बच्चा पैदा करो? देखो भाई उन्होंने कहा है अगर तुमने टाइम पे पॉपुलेशन नहीं बढ़ाई तमिलनाडु की तो अच्छाई करने के चक्कर में हो जाएगी बुराई, और यहाँ पे बिना लुगाई के सब चली जाएंगी एमपी हमारी तरफ से, हमारा कोई बोलबाला इस देश के अंदर रह नहीं जाएगा। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं स्टालिन? आइए इस वीडियो के अंदर जाने का प्रयास करते हैं। देखिए पूरी तरीके से हर जगह इस खबरों में तो ये भी है कि इन्होंने कल स्टेटमेंट दिया था अपना, क्या स्टेटमेंट दिया था? हिंदी को हम अपने ऊपर लागू नहीं होने देंगे इस तरीके से जिस तरीके से थोपा जा रहा है हम पे। तो बैक टू बैक ऐसी स्टेटमेंट आज की नहीं है, ये साउथ इंडियन स्टेट की तरफ से कई सारी बार ये डिमांड उठती रहती हैं, वो मैं आपको इस लेक्चर के अंदर आपके एंड होते होते सारे डाउट्स को क्लियर करूंगी और ये भी बताऊंगी एक्चुअली में डिलिमिटेशन चीजें होती क्या है। अब देखिए सबसे पहले तो आर्टिकल देखिए, हर जगह इस बात को छप गया कि इमीडिएटली हैव बेबीज। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने कहा है नए जोड़ों में, कहां पे कहा है? नए शादीशुदा लोगों में, और ये गए थे एक शादी में, और ये शादी में जाने की वजह से वहां पे इन्होंने कहा, एक अनाउंस करा कि देखो भैया मेरी राय ये है, अभी तक मैं तुमसे कहता था कि फैमिली प्लानिंग रुक के करना, आराम से करना, लेकिन अब मैं कहता हूं इधर वो शादी उधर ले आओ छोटी छोटी गोदी में, है? तो फिर आइए समझते हैं कि डिलिमिटेशन होता क्या है। सबसे पहले देखिए एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से यहाँ पे रिड्रॉ कराया जाता है पार्लियामेंट्री और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, ताकि रिफ्लेक्ट करा सके पॉपुलेशन में जो भी बदलाव है उस पॉपुलेशन के चेंजेस को। अभी इसको इजीली समझिए, इस बात को इसलिए करते हैं रिड्रॉ ताकि इस बात को इंश्योर कराएं कि हर एक जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें रफली यहाँ पे सेम नंबर ऑफ लोग जो वहां रहते हैं वो यहाँ पे आ सके। अब इसको और समझिए, दूसरे शब्दों में इसको समझने का प्रयास करिए कि डिलिमिटेशन डायरेक्टली लिंक होता है साइज से, मतलब जितना यहाँ पे साइज बड़ा उतनी यहाँ पे जितनी ज्यादा पॉपुलेशन, जितनी ज्यादा साइज, उतनी ही ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव उस पर्टिकुलर जगह से जाएंगे पार्लियामेंट के अंदर दैन स्टेट्स विद स्मॉलर पॉपुलेशन। अगर मान लीजिए कोई स्टेट की कम पॉपुलेशन है तो वहां से कम रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे, किसी स्टेट की ज्यादा पॉपुलेशन है, ज्यादा बड़ा साइज है, तो वहां से ज्यादा लोग, ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव, ज्यादा एमपीज जो है वो पार्लियामेंट में जाएंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, छोटी सी बात है। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट डाउट आता है कि मैम कि भारत का संविधान क्या कहता है इस डिलिमिटेशन को लेके। देखिए ये डिलिमिटेशन करने वाली कौन होती है? डिलिमिटेशन कमीशन इसके लिए स्थापित करी जाती है। अब भारत के संविधान की बात करें तो भारत के संविधान में साफ गाइडलाइंस लिखी हुई हैं दो आर्टिकल्स के तहत। एक आर्टिकल नंबर 82 है और दूसरा आर्टिकल नंबर है 170, ठीक है, 170 और 82। तो मैम आर्टिकल नंबर 82 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 82 कहता है कि हर एक नेशनल सेंसस के बाद, नेशनल सेंसस क्या होता है? नेशनल सेंसस मतलब पूरे देश की जनगणना जो होती है, तो हर एक जनगणना के बाद पार्लियामेंट यहाँ पे एक डिलिमिटेशन एक्ट को पास करेगा और फिर से रीडिफाइन करेगा बाउंड्रीज को और नंबर ऑफ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज को। इतनी बात समझ गए? दूसरी बात आर्टिकल नंबर 170, आर्टिकल नंबर 170 ये बात गवर्न करता है कि जो डिलिमिटेशन है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का वो अच्छे से हो और नंबर ऑफ जो सीट्स है ना वो डिटरमाइन हो, हर एक स्टेट के अंदर उसका प्रॉपर पता लगाया जाए उनके पॉपुलेशन डेटा के हिसाब से। तो दोनों बातें आप समझ गए कि नेशनल लेवल, स्टेट लेवल पे कैसे आर्टिकल्स ने डिवाइड कर रखा है चीजों को। क्लियर? अब क्या मैम पास्ट में कितनी बार ये डिलिमिटेशन हुआ होगा उसके बारे में भी हमें बता दीजिए। देखिए पास्ट में डिलिमिटेशन को 4 टाइम करा गया है। एक 1952 दैट इज 1952 में, दूसरा 1963 दैट इज 1963 में, तीसरा 1973 दैट इज 1973 में और चौथा 2002, ठीक है, 2002 मतलब 2002 में। अब तो मैम ये फिक्स वाली बात में आज सदर्न स्टेट्स ऐसे उठाने लग गई आवाज, क्यों? क्या अभी तक पॉपुलेशन में चेंजेस हो नहीं रहे थे क्या? या अभी तक रिप्रेजेंटेटिव चेंज नहीं हो रहे थे क्या? तो आखिरकार अभी ही क्यों इस बारे में इतना हंगामा मच रहा है? तो इसके पीछे की भी एक स्टोरी है। स्टोरी ये है कि 1976 तक तो ये होता था कि हर बार जनगणना होती थी और उसके बाद लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट असेंबली के अंदर सीट को फिर से रिडिस्ट्रीब्यूट करा जाता था पूरे ही देश के अंदर। लेकिन फिर क्या हुआ 1976
की बात आई, 1976 में इमरजेंसी लगाई गई जब, तो उस समय इंदिरा गांधी की सरकार ने क्या करा, कहा कि देखो हम जो सीट्स का एलोकेशन है उसे रोक देते हैं, फ्रोज कर देते हैं, फ्रीज कर देते हैं, वहीं पर रोक देते हैं, इस बात को इंश्योर कराने के लिए कि जो भी स्टेट यहाँ पे सक्सेसफुल तरीके से फैमिली प्लानिंग कर रही है, अगर वहां की पॉपुलेशन कम होती चली जाएगी तो, और हम इस बात को लेके चलेंगे कि जहां जितनी पॉपुलेशन है उतनी सीटें हैं, तो फिर उन लोगों को डिमोटिवेशन होगा जो लोग अपनी पॉपुलेशन को कम करने में सहायता कर रहे हैं। तो इस बात पे हॉल्ट लगा दिया गया कि अब से सन 2001 तक के सेंसस के लिए ये जो सीटें चली आ रही हैं वो बरकरार रहेंगी, वो सीटें चलती आएंगी। क्लियर? अब मैम 2001 हुए तो 25 साल हो रहे हैं, तो क्या 25 साल में कोई बदलाव नहीं है? देखिए 2001 आया, 2001 में कॉन्स्टिट्यूशनल जो बाउंड्रीज थी उनको तो रीड्रॉ करा गया, बट इस बात को ध्यान रखा गया कि जो टोटल नंबर ऑफ सीट है लोकसभा के अंदर और स्टेट असेंबलीज के अंदर वो बिना बदले रही, रिमेन रही, अनचेंज रही। प्राइमरली उसकी वजह क्या थी? क्योंकि ऑपोजिशन यहाँ पे बहुत देखने को मिला उस वक्त भी साउथ इंडिया के स्टेट की तरफ से कि हम लोगों ने देखी कितनी मेहनत करी है फैमिली प्लानिंग करने में, और आप इस तरीके से कैसे कर सकते हैं जिसमें हमारी सीटों का लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्यों इतनी चर्चा में है चीजें? देखिए 2024 में जब बीजेपी की सरकार लोकसभा के इलेक्शन जीत कर आई तो उन्होंने वहां पे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने इस बात की अनाउंसमेंट कर दी कि सेंटर जो है वो 2 मेजर टास्क करेगा जो पेंडिंग है, जो चाहता था कंप्लीट करना। कौन से 2 टास्क मैम? पहला कि नेशनल सेंसस किया जाएगा, पूरे देश के अंदर एक बार फिर से जनगणना कराई जाएगी जो कि काफी टाइम से पेंडिंग है, कोविड के चलते भी नहीं हो पाई थी। और दूसरा डिलिमिटेशन एक्सरसाइज करी जाएगी। ठीक है, कि यहाँ पे फिर से इस तरीके से रिड्रॉ करा जाएगा चीजों को और उस हिसाब से सीटों में बदलाव लाया जाएगा। अब इस बात को समझ के थोड़ा हंगामा मच गया नीचे की तरफ साउथ इंडिया में, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन तो उन्होंने अच्छी खासी कंट्रोल कर ली। केरला की बात कर ले तो बिल्कुल ही इस हिसाब से कम हो जाती सीटें। ठीक है, तो अब समझते हैं कि किस तरीके से डिलिमिटेशन इंपैक्ट करेगा रिप्रेजेंटेशन को। आपके सवाल ये बिल्कुल आया होगा कि मैम अगर सीटें कम हो जाएंगी तो किस हिसाब से सीटें कम होगी, थोड़ा हमको एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए 2026 तक भारत की पॉपुलेशन बढ़ के 1.42 बिलियन पहुंच जाएगी, मतलब 142 करोड़ लोग होंगे हमारे देश के अंदर। अब हम साउथ इंडिया की अगर बात करें तो कर्नाटका में हो सकता है कि सीटें 28 से बढ़ के, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो 28 से बढ़ के 36 हो जाए। थोड़ा इंग्लिश में डालते हैं दोनों को समझ में आएगा। 28 से बढ़ के 36 हो सकती है। तेलंगाना में देखा गया है कि 17 से बढ़ के 20 हो सकती है। आप मेरे बैग में सब कुछ देख सकते हो, डेटा आपको लिखा मिल जाएगा। आंध्र प्रदेश में मैं बात करूं तो एक्सपेक्टेड है कि 25 से 28 हो जाए। तमिलनाडु में जहां देखा गया है कि 39 से 41 ही हो पाएंगी, 2 ही सीटों का फर्क आ रहा है। ठीक है, और केरला के अंदर तो इतना समझ लीजिए कि स्लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रही है, वहां पे मेंटेन करा गया है, बहुत अच्छे से फैमिली प्लानिंग और पॉपुलेशन को कंट्रोल किया गया है। तो हो सकता है कि वो एक सीट बल्कि अपनी खोई दे, मतलब 20 से 19 ही हो जाएगी। वाइल ये तो साउथ इंडिया की मैंने आपको बात बता दी। अब हम नॉर्थ इंडिया में अगर चले जाएं तो यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में उत्तर प्रदेश के अंदर जहां हम रहते हैं वहां देखा गया है कि राइज देखने को मिलेगा 80 सीटों से बढ़ के सीधा 128 सीटें, मतलब जंप आप समझ रहे हो, सीधा 48 सीटों का जंप। बहुत पॉपुलेशन बढ़ा दी खाली बैठे बैठे। बिहार के अंदर सुन लीजिए 40 से बढ़ के 70 हो जाएगी। तो इस बात से यहाँ पे दिक्कत ये पैदा है, एमके स्टेलिन ने इस बात को सामने रखा है कि भाई देखो हमारे एमपीज हो जाएंगे वहां पे कम, और जिस वजह से हमारी आवाज को, साउथ इंडिया की आवाज को और ज्यादा दबाया चला जाएगा नॉर्थ इंडिया के कंपैरिजन में। अभी हम अपनी बातें खुद ही नहीं रख पाते हैं, कल को अगर इस तरीके से चीजें हुई तो हम अपनी और बातें ही नहीं रख पाएंगे और हम अपना रिप्रेजेंटेशन अच्छी तरह से वहां पे नहीं रख पाएंगे। इस वजह से आज जो हमारी फैमिली प्लानिंग है वो हमें दिक्कत दे सकती है। तो आप ये बात कहेंगे कि मैम तो इसमें किसी ने कोई जवाब तो दिया होगा ना, सेंटर ने क्या, सेंटर की सरकार ने, बीजेपी ने कुछ पलट से कुछ बोला इस बारे में? तो हाँ, अमित शाह जी ने ये बात बोली कि देखो भाई परेशान होने की साउथ इंडियन स्टेट को कोई दिक्कत नहीं है। पीएम मोदी ने इस बात को सबको ध्यान में रख के ही करा है और कोई भी स्टेट का किसी भी प्रकार से सीट वो लूज नहीं करेंगे। सबको ऐसा होगा जो सीटें बढ़े भी तो साउथ इंडिया के रिप्रेजेंटेशन को बरकरार रखा जाए, उनकी आवाज को दबाने का प्रयास ना करा जाए। अब ये तो सारी बातें हो ही गई हैं, वो तो आगे आने वाला वक्त बताएगा क्या है क्या नहीं। अच्छा एक चीज और जो एमके स्टेलिन ने अभी रिसेंटली बोली कि देखो हमें अभी क्या करना है, हमें ये कहना होगा कि रुको, हिंदी को हमारे ऊपर मत थोपो। तमिलनाडु के सीएम ने ये बात कही है जो 2020 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर था, 3 लैंग्वेज पॉलिसी, इसका ऑपोजिशन करने की बात कही। तो 3 लैंग्वेज पॉलिसी क्या होती है? देखिए इसके अंदर 3 लैंग्वेज पॉलिसी का मतलब ये था कि एक तो इंग्लिश आप सीख लो,
एक में दो में ऐसी दो भाषाएं हों जो हमारे पूरे देश के अंदर वहां की नेटिव हमारी भाषाएं हों जो बच्चा सीखे। उसमें एक हो सकता है कि वहां की स्टेट लैंग्वेज हो, रीजनल लैंग्वेज हो, या एक हो सकता है कि वो हिंदी सीख ले। तो इस बात को भी कहते हुए उन्होंने कहा है कि हम जब से जिंदगी में देख रहे हैं कि हमेशा से हमारे ऊपर हिंदी मतलब भारत हिंदी मतलब दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा तो आपने लागू कर दी। मतलब आज हम 100 साल से इस चीज में लड़ रहे हैं कि दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा आपने लागू कर दी, लेकिन क्या आपने कभी ये बात सोची कि उत्तर भारत तमिल प्रचार सभा अभी लागू करी जाए? इस बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि हम साउथ इंडियन स्टेट्स ने तो कभी कहा ही नहीं है कि हमारे को तुम थोपो ऊपर जाके, या हम अपनी लैंग्वेजेस को तुम्हारे पास और भेजना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि तुम अपने तरीके से कल्चर अपना बरकरार रखो, हम अपना कल्चर बरकरार रखना चाहते हैं, तो क्यों हमारे ऊपर हिंदी थोपी जा रही है, बल्कि हम अपनी लैंग्वेजेस को तो नहीं थोप रहे हैं। तो इस बारे में लेके भी इनके स्टेटमेंट आए थे, मैंने आपको शॉर्ट में इस न्यूज को भी बता दिया। बाकी एक बहुत अच्छी न्यूज जिसमें किसी पे कुछ थोपना नहीं है, आपका बहुत अच्छा भला होगा, वो है मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी, जिसे आप मात्र 99 रुपीज पर मंथ में ज्वाइन कर सकते हैं। प्यारे साथियों, इसके रिगार्डिंग मुझसे बात करने के लिए आप 9919785532 और @SIRFISCS पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। इसमें आप जाड़ा गर्मी हो या बरसात डिसिप्लिन तरीके से बच्चों के साथ पढ़ सकते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं। साथ में आप मुझे हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दोस्तों फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टा। फेसबुक पे आप ये वीडियोस पा सकते हैं, इंस्टा पे आप एमसीक्यूज पा सकते हैं, करंट अपडेट्स पा सकते हैं, शॉर्ट्स पा सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आप ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मुझे मेरे काम में भी सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।